नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो पूर्व वीडियो की भांति ट्रांसलेशन पर आधारित है। ट्रांसलेशन के क्रम में ये मेरा 9वां वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ नए प्रकार के वाक्यों का मैं ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद करना मैं बताऊंगा। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार के वाक्य आ जाए तो उनको अनुवादित कैसे करना है। यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं वाक्य को पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है। जैसे वह मरने को है, सीता खाना बनाने वाली है, वह जाने को ही है, वह मरने को है, बस आना ही चाहती है, वह यहाँ से जाने को थी, वर्षा होने वाली थी। अगर देखिए, यह ऐसे वाक्य है जहाँ पे जैसे कोई घटना है वो घटित होने वाली है। तो ऐसे इन प्रकार के वाक्यों का हमको अनुवाद कैसे करना है, यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। तो इस वीडियो को मैं आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, टैबलेट में या लैपटॉप में, जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो में यदि कुछ कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स से ज़रूर अवगत कराइएगा, ताकि मैं अपने भविष्य में आने वाले वीडियो कंटेंट को और भी बेहतर ढंग से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो इस वीडियो को अब हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों का हमको अनुवाद कैसे करना है। जैसे अगर इस टाइप के अगर वाक्य आते हैं तो चाहे किसी भी टाइप से मैं लिखता हूं, तो इसमें हमको अबाउट टू का प्रयोग करना है। अबाउट टू, ठीक है, अबाउट टू का प्रयोग करना है। और एक बार ध्यान रखना है कि अबाउट टू जो होता है यह किसी संभावना को व्यक्त करता है। जैसे कोई कार्य होने वाला हो तो वहाँ पे हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से बनाएंगे, और पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमारा जो फ्रेज है वह अबाउट टू का ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे वह मरने को है, तो वह मरने को है तो हो जाएगा ही इज अबाउट टू डाई। ठीक है, मतलब ही इज अबाउट टू मतलब वह मरने वाला है, टू डाई मतलब अबाउट टू डाई मतलब मरने वाला, ही इज अबाउट टू डाई। सीता खाना बनाने वाली है, तो सीता वाली है इज अबाउट टू कुक द फूड। इस तरह से बन जाएगा। वह जाने को ही है, जाने को ही मतलब जाने वाला है, ठीक है, तो हो जाएगा ही इज अबाउट टू गो। वह मरने को है, मरने को है मतलब वह मरने वाला है, तो वही चीज है। तो हो जाएगा ही इज अबाउट टू डाई। बस आना ही चाहती है, बस यहाँ पे बस है, द बस आना चाहती है मतलब आने वाली है। द बस इज अबाउट टू कम। बस आना ही चाहती है, द बस इज अबाउट टू कम। वह यहाँ से जाने को थी। अभी देखिए पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में इज की जगह हम वाज लगाएंगे क्योंकि यह सिंगुलर है। वह यहाँ से जाने को थी, तो यानी कि वह यहाँ से जाने वाली थी, तो हो जाएगा सी वाज अबाउट टू गो फ्रॉम हेयर, मतलब वो यहाँ से जाने को थी। नेक्स्ट है वर्षा होने वाली थी, तो वर्षा के लिए इट का प्रयोग करेंगे। इट इज अबाउट टू
रैन, इस तरह से। तो देखिए हम मतलब इस में हम लोग ने ये सीखा कि यदि वाक्य इस प्रकार के आ जाए तो हमको क्या करना है। यदि वाक्य इस प्रकार के हो तो हमको अबाउट टू फ्रेज का प्रयोग करना है। अबाउट टू जो होता है संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार अब हम दूसरे प्रकार के वाक्यों की चर्चा करते हैं। अब मैं आपके सामने इन प्रकार के उदाहरणों को मैंने स्पष्ट करता हूँ। मैंने कुछ उदाहरण को मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैंने इसको पढ़ देता हूँ। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, मैं पानी ही पानी पाता हूँ, मैंने हर स्थान पर खून ही खून देखा, यहाँ सोना ही सोना है, इस बगीचे में फूल ही फूल है, उसके पास ताकत ही ताकत है। तो देखिए यहाँ पे वाक्य को प्रेशराइज करने के लिए यहाँ देखिए एक ही चीज को दो दो बार यूज किया गया है। जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है, मैं पानी ही पानी पाता हूँ, हर स्थान पर खून ही खून, मैंने हर स्थान पर खून ही खून देखा, यहाँ सोना ही सोना है, इस बगीचे में फूल ही फूल है, और उसके पास ताकत ही ताकत है। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ड को दो बार यूज करते हैं, लेकिन अनुवाद करते समय आपको दो बार इसका ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों का अगर ट्रांसलेशन करना हो तो नथिंग बट से हम ट्रांसलेशन करते हैं। और तो देखते हैं इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसको मैं आपको ट्रांसलेशन करके मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन के नियमानुसार यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा तो हो जाएगा देयर इज नथिंग बट डार्कनेस, चारों ओर का लिख देते हैं एवरीवेयर मतलब हर स्थान पर, ठीक है, एवरीवेयर। तो देयर इज ए नथिंग बट डार्कनेस एवरीवेयर, मतलब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, मैं पानी ही पानी पाता हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ आई, तो हो जाएगा आई पाता हूँ, फाइंड नथिंग बट पानी पाता हूँ, पानी ही पानी पाता हूँ और पानी पाता हूँ, वाटर। यहाँ पे दो बार वाटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई फाइंड नथिंग बट वाटर, मैंने हर स्थान पर खून ही खून देखा है। तो पास्ट टेंस है, आई सा नथिंग बट ब्लड, हर स्थान पर, एट एवरी प्लेस, ठीक है। आई सा नथिंग बट ब्लड एट एवरी प्लेस, मतलब मैंने हर स्थान पर खून ही खून देखा, यहाँ सोना ही सोना है। तो यहाँ भी देयर का प्रयोग होगा, देयर इज नथिंग बट गोल्ड हेयर, इस तरह से हो जाएगा। इस बगीचे में फूल ही फूल है, तो यहां भी देयर का प्रयोग होगा, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन दिस गार्डन, इस तरह से हो जाएगा। उसके पास ताकत ही ताकत है, पास के लिए हैव या हैज का प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस है, उसके पास, तो हो जाएगा ही हैज नथिंग बट पावर, उसके पास यानी कि पावर के सिवा कुछ नहीं है, यानी कि ताकत ही ताकत है, पावर ही पावर है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार के वाक्य आए तो एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड दो बार रिपीट किया गया है उसको दो बार हमको इसका अनुवादित नहीं करना है। दूसरी बात कि अगर हमें नथिंग से पहले हमेशा इज का मतलब जैसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करना है, चाहे मतलब बट के बाद सिंगुलर आया हो या प्लूरल आया हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे यहाँ बट के बाद डार्कनेस आया है, इज लगा है, और यहाँ बट के बाद वाटर आया है तो भी मतलब जैसे प्रेजेंट वो है। और यहाँ पे दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे बट के बाद गोल्ड आया है, इज लगा है, और बट के बाद फ्लावर्स आया है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो भी इज लगा है, और बट के बाद पावर है तो भी हैज लगा है। तो यानी कि इसका मतलब
चाहे जो कंडीशन हो, आप नथिंग बट से पहले, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का ही आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अब और दूसरे प्रकार के उदाहरण को देखते हैं। अब मैं इन प्रकार के वाक्यों की चर्चा करता हूँ। मैंने कुछ वाक्य मैंने लिखा है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कैसे करना है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा, गाड़ी जाने लगी। वह अस्पताल पहुँचा ही था, मरीज अपने घर चला गया। उसने खाना खाई ही थी कि मेहमान आ गए। जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा, घंटी बज गई। वह यहाँ आया ही था कि उसकी पत्नी चली गई। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो मतलब क्लास मिलकर ऐसे वाक्यों की रचना करते हैं। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे जैसे ही मतलब ये मतलब जो घटना ये घटी, जैसे ही लगा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे आपको मैं 4 प्रकार से ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना मैं बताऊंगा और चारों प्रकार में सभी प्रकार के एग्जाम्पल में मैं प्रयोग करूंगा और उसको मैं बताऊंगा। लेकिन यह वाक्य कैसे है इसको पहले आप समझ लीजिए। इसमें 2 घटनाएं लगभग एक साथ घट रही है और जो पहली घटना है, ठीक है, उसके जस्ट थोड़ा सा पहले दूसरी घटना घटित हो चुकी होती है। जैसे मैं स्टेशन पहुंचाएंगे, मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले गाड़ी जाने लगी, मतलब लगभग उसी समय यह घटना घटित हुई। वह अस्पताल पहुंचा ही था कि मरीज अपने घर चला गया। ठीक है, यानी कि अस्पताल पहुंचने मतलब और मरीज जाने, ये दोनों कार्य लगभग एक साथ हुआ होगा। उसने खाना खाई थी कि मेहमान आ गए, ये भी कार्य जो होता है एक साथ लगभग एक ही समय पे होता है। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज गई। ठीक है, और वह यहाँ आया ही था कि उसकी पत्नी चली गई। तो अगर ऐसे वाक्य है जहाँ पे दोनों कार्यों के बीच में, जहाँ दोनों कार्यों के बीच में मतलब कि जो टाइम होता है बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे हम कैसे अनुवाद करेंगे इसको मैं बताऊंगा। तो इसको मैं 4 तरीके से मैं बताऊंगा। तो आपको मैं पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका मैं एज सून एज से बनाऊंगा। तो इसको देखिए, एज सून एज आई रीच्ड, पहुंचा, पास्ट इंडिफिनिट है, आई रीच्ड एट द स्टेशन। क्या कामा लगाना है, गाड़ी जाने लगी। द ट्रेन इज, गाड़ी जाने लगी। द ट्रेन बिगेन टू गो, ठीक है, जाने लगी। द ट्रेन बिगेन टू गो, मतलब एज सुन एज आई रीच एट द स्टेशन द ट्रेन बिगेन टू गो, मतलब ट्रेन जो है बिगेन टू मतलब जाना आरंभ हो गई, जाने लगी। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखिए, वह अस्पताल पहुंचा ही था, मरीज अपने घर चला गया। इसको मैं नो सूनर से बना के दिखाता हूं आपको। नो सूनर, फिर देखिए पहुंचा ही था। ठीक है, तो यानी कि वह अस्पताल पहुंचा ही था, मरीज अपने घर चला गया। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो नो सूनर अगर हम लगाते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे डिड हुआ या पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, हैड हुआ, तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो नो सूनर यहाँ पे डिड लगा देते हैं, डिड। अब वह अस्पताल पहुंची थी, तो सी रिच एट द हॉस्पिटल। ठीक है, नो सूनर डिड सी रिच एट द हॉस्पिटल, मरीज अपने घर चला गया। और यहाँ पे नो सूनर लगाते हैं तो देन का प्रयोग करेंगे। देन द पेशेंट अपने घर चला गया। वेंट हिज होम, इस तरह से बनाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, यदि एज सुन एज का प्रयोग करना है तो हमको केवल कामा लगाना है, और नो सूनर का अगर हम प्रयोग करेंगे तो देन लगाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्लास से पहले। ठीक है, नो सूनर के बाद देन आता है। लेकिन नो सूनर में जैसे डिड या हेड लगाते हैं, अगर यहाँ डिड लगाएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर हेड लगाते हैं तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसा कि परफेक्ट टेंस में होता है। तीसरा देखिए, तीसरा जो एग्जाम्पल है मैं आपको स्कार्सली या हार्डली से बना के दिखाऊंगा। उसने खाना खाई ही थी कि मेहमान आ गए। तो स्कार्सली या हार्डली होता है मुश्किल से। हार्डली सी टुक द फूड
टुक द फूड। ठीक है, यहाँ पे अगर स्कार्सली या हार्डली का प्रयोग करते हैं तो फिर हमको यहाँ पे हम जैसे हमको चाहे व्हेन का प्रयोग करें और चाहे बिफोर का प्रयोग करें, इन दोनों से कोई एक का प्रयोग करना है। तो स्कार्सली या हार्डली, शी टुक द फूड व्हेन बिफोर द गेस्ट मेहमान आ गए। द गेस्ट केम, द गेस्ट केम। तो मेहमान आ गए, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए द गेस्ट केम। अब स्कार्सली और हार्डली से बन गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज गई, तो इसको मैं जस्ट एस से बनाऊंगा। जस्ट एस आई रीच्ड एट द स्कूल, घंटी बज गई, फिर कामा लगाएंगे जस्ट एस के लिए। द बेल रिंग, रैंग, रंग, यहां रैंग लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट है। द बेल रैंग, वह यहां आया ही था कि उसकी पत्नी चली गई। अब इसको हम एस से बनाते हैं। एस ही केम हेयर, की के लिए कॉमा लगा देते हैं, उसकी पत्नी चली गई। हिज वाइफ वेंट, इसे से बनेगा हिज वाइफ वेंट। तो इस प्रकार देखिए, अगर हमें सामने इस प्रकार के वाक्य अगर आते हैं जहाँ पे दो घटनाएं लगभग एक साथ घटित होती है, तो हम उसको चाहे एस सुन से बना सकते हैं, चाहे नो सूनर से बना सकते हैं, चाहे स्कार्सली या हार्डली से बना सकते हैं, और चाहे जस्ट एस से बना सकते हैं, चाहे एस से बना सकते हैं। जो भी आप बनाएंगे, बस उसके साथ ये ध्यान रखिए कि उसके लिए दूसरे क्लास के लिए क्या लगता है, कामा लगता है कि कोई जैसे कंजक्शन लगता है। जैसे एस सुन एस लगाते हैं तो कामा हम लगाएंगे, नो सूनर लगाते हैं तो देन का प्रयोग करेंगे, और स्कार्सली या हार्डली का प्रयोग करेंगे तो हम व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। और जस्ट एस के लिए हमको कामा ही लगाना है, और एस के लिए हमको कामा ही लगाना है। तो यह बात नोट रखिए, क्योंकि इसी से मतलब फॉल्ट आ जाता है। अगर इसमें अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ट्रांसलेशन बनाने में फॉल्ट आ जाता है। तो चलिए इसी प्रकार मैं अब कुछ और उदाहरण आपको स्पष्ट करता हूँ। अब इन वाक्यों को लीजिए, इन वाक्यों को कैसे अनुवादित करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। जैसे वह भी प्रयागराज गया, उसने अपनी छड़ी भी उठाई, मैंने अपने कपड़े भी धोए, मेरे पास भी दिल है, चोरों ने एक सामान भी नहीं छोड़ा, मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। यदि इस प्रकार के वाक्य आ जाए तो आपको टू या इवन का प्रयोग करके वाक्य को अनुवादित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टू और इवन की सहायता से ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना बताऊंगा जहाँ पे वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो। जैसे वह भी प्रयागराज गया, तो एक बात ध्यान दीजिए, भी के लिए आल्सो भी लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम आल्सो के स्थान पे टू का प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो जैसे वह भी प्रयागराज गया, तो वह भी, तो ही टू वेंट टू प्रयागराज। ठीक है, ही टू वेंट टू प्रयागराज, मतलब वह भी प्रयागराज गया। उसने अपनी छड़ी भी उठाई। ठीक है, उसने, ही उठाई, रेस्ट, ही रेस्ट हिज स्टिक टू। यहाँ पे देखिए टू कहाँ लगा है, इस बात पे ज़्यादा महत्व है कि वह सब्जेक्ट के साथ लगा है या ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहता है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक अनुवादित करना है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वह भी लगा है, ऐसे यहाँ छड़ी भी ऑब्जेक्ट के साथ लगा है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट के साथ ही टू लगा देंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भी आखिर लगा कहाँ है, सब्जेक्ट के साथ लगा है कि ऑब्जेक्ट के साथ लगा है। तो ही रेस्ड हिज स्टिक टू। अब यहाँ देखिए, मैंने अपने कपड़े भी धोए, तो आई वॉश्ड आई वॉश्ड, अब यहाँ इवेंट्स बना देते हैं, आई वॉश्ड इवन
माई क्लॉथ्स, ठीक है, यानी कि मैंने अपने कपड़े भी धोए। तो यहाँ इवन का प्रयोग करके मैंने बना दिया। मेरे पास भी दिल है, तो इसका हो जाएगा इवन आई हैव अ हार्ट, इवन आई हैव अ हार्ट, ठीक है। इसको आई टू हैव अ हार्ट भी लिख सकते हैं, तो इसको चाहे आई टू हैव अ हार्ट लिखा है, चाहे इवन आई हैव अ हार्ट है, दोनों हिसाब से सही है। चोरों ने एक सामान भी नहीं छोड़ा, तो द थीव्स नहीं छोड़ा, डिड नॉट लीव एक सामान भी, इवन अ सिंगल आइटम, मतलब एक आइटम भी उन्होंने नहीं छोड़ा। द थ्वीस डिड नॉट लीव इवन अ सिंगल आइटम, और मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, इवन माई फ्रेंड्स नहीं की, डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है, डिड नॉट हेल्प मी। तो इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन हमको ऐसे करना है, हमको टू या इवन का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना है। तो ऐसे ही अब कुछ और उदाहरणों को मैं आपके सामने स्पर्श करता हूँ। अब इन प्रकार के उदाहरणों को लेते हैं। मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं बोर्ड पे, मैं उसको पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसका अनुवाद कैसे करना है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जैसे मैं घर जाता हूँ और वह भी, पिता कंजूस है और पुत्र भी, राम बलशाली है और लक्ष्मण भी, मैं तंबाकू नहीं खाता और मेरा दोस्त भी, मैं पतंग उड़ाना नहीं जानता और राम भी नहीं। तो देखिए पहले ये वाक्य का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि वाक्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहा है। जैसे मैं घर जाता हूँ और वह भी का मतलब होता है कि वह भी नहीं जाता, वह भी जाता है। जैसे मैं घर जाता हूँ और वह भी घर जाता है। पिता कंजूस है और पुत्र भी कंजूस है, इसका अर्थ हुआ। राम बलशाली थे और लक्ष्मण भी बलशाली थे, इसका मतलब ये हुआ। मैं तंबाकू नहीं खाता और मेरा दोस्त भी तंबाकू नहीं खाता। मैं पतंग उड़ाना नहीं जानता और राम भी पतंग उड़ाना नहीं जानता। तो मतलब ऐसे वाक्यों को, पूरा वाक्य हमको ऐसे समझना चाहिए, तभी हमको इसको मतलब इसका ट्रांसलेशन करने में हमको सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के, जो पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल है वो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और 4 और 5 जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसको बताऊंगा कि आपको कैसे इसका ट्रांसलेशन करना है। तो मैं पहला बताता हूँ। जैसे मैं घर जाता हूँ और वह भी जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, जैसे ट्रांसलेशन करते हैं, मैं घर जाता हूँ डायरेक्ट, तो हो जाएगा आई गो द होम, ठीक है। मैं घर जाता हूँ एंड, ठीक है, इस प्रकार से बनाना। और सो, यहाँ पे सो लगा के इसको हम कोई सब्जेक्ट बना देते हैं। एंड सो, फिर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डू या डस लगाते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे ही है वह, इसलिए डस लगाएंगे। तो सो डज राम, सो डज ही, इस तरह से होगा। आई गो द होम एंड सो डज ही छोटी से है, एंड सो डज ही, इस तरह से बनेगा। और इसी प्रकार देखिए, पिता कंजूस है और पुत्र भी। द फादर इज माइजर एंड, उसी प्रकार बनाएंगे। सो इज के जगह इज ही लगेगा क्योंकि पुत्र एक वचन है। सो इज द सन, इस तरह से नहीं, मतलब कि द फादर इज माइजर एंड सो इज द सन। अब देखो, राम बलशाली थे और लक्ष्मण भी, तो इसका हो जाएगा राम वाज पावरफुल एंड सो वाज लक्ष्मण, इस तरह से हो जाएगा। मतलब कि राम बलशाली थे, सो वाज लक्ष्मण, सो वाज लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण भी थे, इस तरह से निकल जाएगा।
अब यहाँ देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य में ध्यान दीजिए, नेगेटिव को हम आइदर से या नाइदर से दोनों प्रकार से बनाते हैं। तो जैसे तरीका वही है, बस थोड़ा सा अंतर देखिए। जैसे मैं तंबाकू नहीं खाता, आई डू नॉट ईट खाना, आई डू नॉट यूज द टोबैको एंड नाइदर, ठीक है, एंड नाइदर डज माई फ्रेंड, इस तरह से बनेगा, ठीक है। नीचे वाला भी देख लीजिए, मैं पतंग उड़ाना नहीं जानता, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट नो, पतंग उड़ाना को हुआ हाउ टू फ्लाई काइट, फ्लाई द काइट, आई डू नॉट नो हाउ टू फ्लाई द काइट एंड नाइदर, ठीक है। उसी टेंस में एंड नाइदर डज राम, इस तरह से हो जाएगा। इसको अगर आइदर से बनाना चाहे तो भी बन सकता है, तो और करके मैं बना दे रहा हूँ, आई डू नॉट नो हाउ टू फ्लाई द काइट एंड राम डज नॉट नो आइदर। अगर हम आइदर्स बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे और नाइदर्स बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार मेरे आज के वीडियो की समाप्ति होती है। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और मैं आपसे फिर एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।